बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम 11वें चैप्टर की जो है वो आखिरी टॉपिक की तरफ जो बढ़ रहे हैं। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, प्रोग्रामिंग के लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इसको इस्तेमाल करना इफ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये भी जो है वो डिसीजन कंस्ट्रक्ट में आता है, यानी आप किसी चीज़ का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, कोई फैसला करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन के अंदर से आपने कोई एक ऑप्शन उठानी है, तो जैसे इफ़ और नेस्टेड इफ और इफ एल्स वगैरह, तो सेम उसी तरह इसका भी वही इस्तेमाल है, इसका भी वही मकसद है। लेकिन इसको इस्तेमाल करना इफ़ के मुकाबले में मेरे नज़दीक जो काफ़ी आसान है। एक दफ़ा अगर आपको समझ आ गया तो फिर जो है वो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। जिस चीज़ का, जिस वैल्यू का हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, वो करैक्टर टाइप की भी हो सकती है और इंटीजर टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, अब आज के टॉपिक की तरफ जो बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन को जो है वो फुल स्क्रीन मोड में ले आ रहा हूँ ताकि आपको जो है वो चीज़ें सही पढ़नी हो। बुक का पेज नंबर 158 और टॉपिक है 14.11.4 स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड इन सी टू सेलेक्ट ऑफ मैनी अल्टरनेटिव्स। कहता है कि जो स्विच स्टेटमेंट होती है वो बहुत सारे दिए गए अल्टरनेटिव में से कोई एक अल्टरनेट जो चुनने के लिए इस्तेमाल होती है, लाइक इफ स्टेटमेंट। इट इज आल्सो ए कंडीशनल स्टेटमेंट दैट कंपेयर द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ केसेस। यानी आप कोई एक वैल्यू उठाते हैं और उस वैल्यू का आप कंपैरिजन कर सकते हैं मुख्तलिफ केसेस के साथ, और उन केसेस की कोई हद नहीं है कि आप उसका 4 केसेस या 5 केसेस या 6 केसेस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, उसकी कोई हद नहीं है। द केस लेबल कैन बी एन इंटीग्रल और करेक्टर कांस्टेंट, यानी जिससे आपका कंपैरिजन कर रहे हैं वो उसी टाइप की वैल्यू होनी चाहिए जो आपने एक्सप्रेशन में दी है। अगर आपने एक्सप्रेशन में करेक्टर दिया है तो केस का जो आपका लेबल है वो भी करेक्टर ही होना चाहिए, और अगर आपने वो इंटीजर दिया है तो नीचे भी इंटीजर ही होना चाहिए। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर और करेक्टर। इट मस्ट बी नॉट अ डबल और फ्लोट वैल्यू। यानी जब आप स्विच इस्तेमाल करेंगे तो वहां तो आप ना तो डबल टाइप की कोई वैल्यू, यानी डेटा टाइप की जिसकी डेटा टाइप जो डबल हो ना वो इस्तेमाल करेंगे, और ना ही कोई ऐसा नंबर इस्तेमाल करेंगे जो शादिया में हो जिसको हम फ्लोट के अंदर सेव करते हैं। अगर वो आप करेंगे तो फिर एरर जनरेट होगा। वो नेक्स्ट पेज पे आपको बता भी रहा है। हेयर इज द सिंटैक्स, यानी ये इसका जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर है इसको लिखने का। आप कोई एक वैल्यू, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये उस तरह का एक्सप्रेशन नहीं होगा जैसे ये था कि ए बड़ा है बी से, ऐसा नहीं होगा। कोई एक वैल्यू आप जो पास करेंगे, यानी आप ए पास कर सकते हैं, 5 पास कर सकते हैं, प्लस का निशान पास कर सकते हैं, माइनस का निशान पास कर सकते हैं। कोई एक करेक्टर जो है वो आप पास करेंगे, या कोई इंटीजर वैल्यू जो है वो आप पास करेंगे। यानी इस तरह का कंपैरिजन यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा कि इफ ए बड़ा है बी से, नहीं। यहाँ कोई वैल्यू आएगी, जैसे हम स्विच के अंदर पास करते हैं जी ए, यानी हम यहाँ से ए पास कर रहे हैं। कोई वेरिएबल आप जो है वो यहाँ पे पास करेंगे जिसके अंदर आपकी वो वैल्यू सेव हुई है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ केसेस में उसका कंपैरिजन होगा। और याद रखिए ये स्विच जो है वो रिजर्व वर्ड है, इसकी छोटी ब्रैकेट्स जो डालना जरूरी है। इसके फौरन बाद आप सेमी कॉलन नहीं डाल सकते। ठीक है जी, ये भी आपने ध्यान रखना है। जैसे हम इफ के फौरन बाद जो सेमी कॉलन नहीं डालते, इसी तरह स्विच के भी फौरन बाद आप सेमी कॉलन नहीं डालेंगे। उसके बाद ये इसकी जो करली ब्रैकेट्स हैं ये डालना जरूरी है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा केसेस होते हैं, इस वजह से। अब उसके बाद हर केस का तरीकाकार लिखना है। पहले लफ्ज केस जो रिजर्व वर्ड है इसी तरह आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी वो वैल्यू जिसका इसके साथ कंपैरिजन होगा वो लिखनी है। फिर आपने लिखना है कॉलन साइन, और फिर आपने वो प्रिंट एफ लिखना है। जो आप, अगर ये केस हमारा ट्रू हुआ तो आप क्या लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये ब्रेक का वर्ड रिजर्व वर्ड है, और उसके बाद है सेमी कॉलन। यूं एक केस का ये स्ट्रक्चर बनता है, यानी एक केस जो है वो मिनिमम 3 लाइनों पर, 2 लाइनों पर तो मुश्तमिल होगा ही होगा। स्टेटमेंट आपकी एक से ज्यादा हो सकती है। यहाँ अगर एक स्टेटमेंट है तो फिर आपका केस 3 लाइनों पर मुश्तमिल होगा। एक केस रिजर्व वर्ड और कंपैरिजन वैल्यू, फिर आपका प्रिंट एफ, और फिर ये ब्रेक का लफ्ज डालना जरूरी है। ये आगे जाके बताऊंगा कि अगर आप ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा। ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, और इसी तरह केस एन हो गया। जब केस आपके पूरे हो जाते हैं और उस केस में से कोई भी कंपैरिजन आपका नहीं जुड़ता, तो फिर आप क्या करते हैं, आप एक डिफॉल्ट लिखते हैं। यानी आपने जो वैल्यू
पास की, उसका कंपैरिजन जो है वो किसी के साथ भी नहीं हो सका, तो आप क्या करते हैं, डिफॉल्ट लगाते हैं। अब डिफॉल्ट भी रिजर्व वर्ड है, उसके आगे आपने कॉलन साइन डालना है और फिर उसका प्रिंट है, और यूं जो है ये आपने यहाँ पे स्विच की करली लाइन जो है वो बंद कर देनी। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जो कर लें, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन किसकी बात कर रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन जो स्विच के अंदर आपने लिखा है, ये कोई वेरिएबल होगा, और वो वेरिएबल ऊपर यूजर से या तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेगा या इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा। यानी यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ए, और यहाँ पे स्विच के अंदर हम लिखेंगे ए। अब ए में जो वैल्यू स्कैन एफ के जरिए आप देंगे वो या तो कैरेक्टर टाइप की हो या इंटीजर टाइप की हो, इसके अलावा कोई और डेटा टाइप अगर आप उसमें इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर आएगा। ठीक है जी, इसकी वो बात कर रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर टू ईच केस लेवल, यानी ये जो वैल्यू आपने ऊपर से दी वो हर केस के साथ कंपैरिजन होगी। द स्टेटमेंट फॉलोइंग द फर्स्ट लेवल with an matching evaluated value and are execute until a break statement is found। यानी अगर आपका कंपैरिजन, आपने जो वैल्यू ऊपर जो पास की यहां से, उसका इसके साथ जो है वो इधर ही ये वैल्यू ट्रू होगी, यानी पहले केस में ही उसका मुआवजा ट्रू हो गया, तो ये स्टेटमेंट चलेगी, और ये कहां तक चलेगी, जहां तक ब्रेक नहीं आ जाता। जो ही ब्रेक आएगा आगे वाला सारे का सारा स्विच जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर कंपाइलर जो है वो ध्यान नहीं देगा। इसी तरह अगर पहला केस नहीं चलता और दूसरा केस जो ट्रू हो जाता है, तो दूसरे केस में अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो इसके नीचे जहां तक ब्रेक नहीं आती सारी की सारी चीजें, जितने भी केसेस हैं वो सारे ट्रू हो जाएंगे। अब इसको मैं एक मिसाल के जरिए ज्यादा समझाऊं तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो बुक की मिसाल लिखी हुई है, यूजर वैल्यू दे रहा है ए से लेके जेड तक। ठीक है जी, यानी उसने एक प्रोग्राम बनाया है, राइट ए प्रोग्राम देन इट पुट्स ए कैरेक्टर, जो यूजर से एक कैरेक्टर लेगा, एक सिंगल की यूजर दबाएगा और वो ए से लेके जेड तक कोई की होगी, 1 2 3 नहीं होगा। अगर 1 2 3 दबाएंगे तो फिर वो क्या कहेगा आपको कि आपने वैल्यू ही जो गलत जो दे दी है। ठीक है जी, कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज ए वोवल और कॉन्स्टेंट, यानी कि आपने जो कैरेक्टर दिया है वो वावल है या आगे वावल नहीं है, ये आपको बताएगा। अब उसके लिए उसने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम रखा है सी एच, आप एक्स वाई जेड में से कोई भी रख सकते हैं। उसने सी एच यानी कैरेक्टर के लिए, उसकी डेटा टाइप क्या रखी है, कैर, क्योंकि अभी हमने कहा था कि स्विच स्टेटमेंट में या तो आप कैर यूज कर सकते हैं या इसका अल्टरनेट क्या यूज कर सकते हैं, इंटीजर। अब प्रिंट एफ के जरिए उसने कहा जी एंटर ए अल्फाबेट, एक अल्फाबेट एंटर करो। अब आप मुझे ये बताएंगे कि नीचे उसने सी एच क्यों नहीं, स्कैन एफ क्यों नहीं लगाया। जी हाँ, ये हमने गुज़श्ता चैप्टर में पढ़ा था कि स्कैन एफ के जरिए कैरेक्टर की वैल्यू ली तो जा सकती है, उसमें आप परसेंटेज डी के बजाय परसेंटेज सी डालते हैं, लेकिन वहां पे कैरेक्टर देने के बाद फिर आपको एंटर दबाना पड़ता है, जो कि हर बंदे को, हर यूजर को पता नहीं होता। तो कैरेक्टर तो ऐसे ही होता है कि आप एक की दबाएं तो वो अगले स्टेप पे चला जाए, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो फिर इसके लिए हमने दो फंक्शन पढ़े थे, एक पढ़ा था गेट सी एच, गेट कैरेक्टर, और एक पढ़ा था गेट कैरेक्टर इको। ठीक है जी, गेट सी एच ई। अब दोनों में क्या फर्क था, गेट सी एच अगर हम ये लगाएंगे ई के बगैर लगाएंगे तो फिर हमें कैरेक्टर स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा, जब हम उसकी वैल्यू एंटर करेंगे ना रन टाइम पे, तो ये वो कैरेक्टर, यानी अगर हमने एफ दबाया तो एफ वहां पे लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, जबकि गेट सी एच ई में हमें वो कैरेक्टर एफ लिखा हुआ नजर आएगा। अब बिलफर्ज हमने एफ इसमें पास किया, हमने जब उसने लिखा जी एंटर है अल्फाबेट, तो इसमें मैंने कौन सा अल्फाबेट एंटर किया, एफ, और सी एच में क्या सेव हो गया, एफ। अब ये सी एच मैंने किसको पास किया, मैंने कहा था कि स्विच में आप क्या पास करेंगे, वेरिएबल जिसमें वैल्यू पड़ेगी। अब सी एच की जगह यहां क्या लिखा हुआ आ जाएगा भला, एफ। अब ये एफ जो है वो पहले केस में चेक होगा, केस 1 में क्या लिखा हुआ है ए, जबकि हमने क्या वैल्यू दी है, एफ। उसी में उसने एक दूसरा केस लिखा है कि कहीं आपने बड़ा है तो नहीं डाला। अब ये दोनों जो केसेस हैं ये एंड का काम नहीं करते, अमूमन हम एक केस ही लिखते हैं। अमूमन हम ये आप ध्यान में रखिएगा कि एक ही केस अलग अलग चेक होता है। यहाँ उसने टाइम बचाया है, बजाय एक बड़े ए के लिए अलग केस बनाता, छोटे ए के लिए अलग केस बनाता, ये दोनों आपस में आर का काम कर रहे हैं कि किसी वक्त में या वो बड़ा ए होगा या छोटा ए होगा। अब हमने जो पास किया वो क्या था, एफ। ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, लिहाजा ये लाइन नहीं चलेगी, आगे आ गया। ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, हमारा यू भी नहीं है, तो क्या होगा, डिफॉल्ट चलेगा। डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट में हमने क्या लिखा है जी, प्रिंट एफ इट इज नॉट अ वाइफल।
अब जो एफ जो है वो वावल तो नहीं होता ना, तो यूं ये डिफॉल्ट की ब्रेक डालना भी जरूरी है। अब ये यहां पे एक चीज और आपको बताता चलूं, अब हम अगली दफा मैं इसमें वैल्यू ऐड करा रहा हूं जी आई। अब हमने सी एच में क्या वैल्यू एंटर कराई जी आई। अब सी एच की जगह यहां आई आ गया, ये केस हो गए फॉल्स, ये वाला केस भी हो गया फॉल्स। ये यहां पे हमने या तो बड़ा आई डाला होगा या छोटा आई डाला होगा, आई डाला, बिलफर्ज हमने छोटा आई डाला तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये बेशक जो फॉल्स होती रहे, एक तो ट्रू होगी तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इट इज ए वोवल। अब केस का जो स्कोप है, जैसे इफ का स्कोप कहां तक होता है, पहले सेमीकोलन तक, इस तरह केस का स्कोप होता है ब्रेक तक। अब अगर ये ब्रेक आप नहीं लगाएंगे, ये ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जहां तक आपकी अगली ब्रेक नहीं आती सारी लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। यानी अगर ये ब्रेक ना लगी होती, यहां पे आगे मेरा ये केस ट्रू हुआ और ये ब्रेक ना लगी होती तो इट इज अ वावल ये भी प्रिंट हो जाता और इट इज अ वावल ये भी प्रिंट हो जाता, और अगर ये ब्रेक भी ना लगी होती तो इट इज अ वावल 3 दफा प्रिंट हो जाता। तो ये ब्रेक हम क्यों लगाते हैं कि भाई वो लाइन प्रिंट करने के बाद क्या हो कि बाकी जो केसेस हैं वो स्किप हो जाए। यानी इस केस में हमारा ये लाइन जो प्रिंट होगी, और जब एक केस हमारा प्रिंट हो गया तो फिर जो आपका कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली आपको स्विच स्टेटमेंट से बाहर ले जाएगा। ठीक है जी। अब क्या है जी, इन दिस प्रोग्राम वी हैव यूज्ड 2 केस लेबल्स वन आफ्टर द अदर। कहता है कि हमने दो दो केस इस्तेमाल किए हैं विदाउट हैविंग एनी अदर स्टेटमेंट बिटवीन देम। इनके दरमियान में हमने कोई स्टेटमेंट लिखी बल्कि दोनों के लिए एक स्टेटमेंट रखी है। तो कहता है ऐसा कर सकते हैं, दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ केस लेबल्स वर्क इक्वलेंट टू द लॉजिकल आर। ये आर की तरह काम करते हैं कि अगर बड़ा यू भी हो गया तो फिर भी लाइन प्रिंट हो जाएगी, और अगर छोटा यू भी हो गया तो फिर भी लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहां पे उसने वो चीज आपको कही है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली स्विच के अंदर ये वैल्यू मस्ट बी ए टाइप ऑफ इंटीजर और करेक्टर बट नॉट ऑफ अ टाइप फ्लोट और डबल। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि स्विच स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन में कौन कौन सी वैल्यूज अलाउ हैं, इंटीजर और कैर। कहता है अगर फिर भी आप जानते बूझते हुए इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये वाला एरर जनरेट होगा, स्विच सिलेक्शन एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ इंटीजरल टाइप। ये एरर के नीचे जो विंडो आती है सी टर्बो सी की, वहां पे ये लिखा हुआ आएगा। तो स्टूडेंट अभी आपके सामने मैं एक छोटा सा प्रोग्राम जो बनाऊंगा, ये प्रोग्राम तो जो काफी जो लेंथी है, तो हम एक जो कैलकुलेटर बनाएंगे जो सिर्फ दो काम करेगा, जमा और नफी। उसी को सामने रखते हुए आप जमा, नफी, तकसीम और ज़र्ब का काम भी जो है वो कर सकते हैं। मैं इसको जो है वो मिनिमाइज कर रहा हूँ, और अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिकल के लिए टर्बोसी की तरफ। बुक का प्रैक्टिकल भी आप जो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको कैलकुलेटर जो है वो बना के दिखाना चाहूंगा। एक इस तरह का कैलकुलेटर बनाऊंगा जो सिर्फ दो काम करेगा, जमा करना और नफी करना। ठीक है जी। तो हम ये जो पहले लिखा हुआ प्रोग्राम है, इसकी बुनियादी स्ट्रक्चर को हम रहने देते हैं और बाकी स्ट्रक्चर को हम खत्म करते हैं। अब जरा अगर आप गौर करें तो कैलकुलेटर में दो वैल्यू होंगी और एक ऑपरेटर, यानी दो ऑपरेंड होंगे, यानी दो नंबर, और एक ऑपरेटर होगा जमा या नफी। अब आपको पता है कि जो आपकी वैल्यूज है वो तो इंटीजर में होंगी। हम दो वेरिएबल ले लेते हैं ए और बी, जिसमें कैलकुलेटर की पहली वैल्यू ए में आएगी और कैरेक्टर की दूसरी वैल्यू बी में आएगी, और फिर आपने कैर ले लेना है जिसमें आप प्लस या माइनस वो इसके अंदर जो सेव होगा। अब आ जाते हैं हम वैल्यू लेते हैं यूजर से, प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू एंटर करें जी, और स्कैन एफ करते हैं हम, परसेंटेज डी के साथ और M% ए में हम इसको सेव कर लेते हैं। अब इसके फौरन बाद हमने यूजर से लेना है ऑपरेटर, तो \n कर रहा हूं दूसरी लाइन के लिए, प्लीज एंटर ऑपरेटर
जमा और माइनस। मैं उनको बता रहा हूँ साथ साथ कि आप जमा या माइनस में से कोई एक चीज एंटर जो है वो करें। ठीक है जी। और अब हम बजाय इसको स्कैन एफ के, वैसे तो हम स्कैन एफ के जरिए यूं भी लिख सकते हैं परसेंटेज सी के जरिए, और इसको m% ch में सेव करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि इस तरह आपको एंटर करते हुए एंटर की भी दबानी पड़ेगी, जो कि आम यूजर को पता नहीं होगा और फिर उसको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा करैक्टर की हमेशा जो वैल्यू हम लेंगे उसका तरीका ये वाला ही होगा कि आप गेट CHE भी इस्तेमाल करेंगे ताकि करैक्टर वहां पे लिखा हुआ भी आपको नजर आए। ये बिल्ट इन फंक्शन होता है करैक्टर लेने के लिए। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अगली वैल्यू ले लेंगे उससे, कैलकुलेटर की दूसरी वैल्यू \n प्लीज एंटर सेकेंड वैल्यू। दूसरी वैल्यू एंटर जो करवाएंगे हम, और उसको हम बी कैरेक्टर के अंदर, बी इंटीजर के अंदर जो है वो सेव कर लेंगे। scanf %d। अच्छा स्टूडेंट, मुझे नहीं पता कि आपने पिछले लेक्चर्स को कितना उनको स्टडी किया है। जो मुझे स्पेक्स जो मिल रहे हैं आपके चैनल की मदद से, उसमें तो यही लग रहा है कि आप लोग पूरा लेक्चर जो सुन नहीं रहे। तो ये अपना ही आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं सुनेंगे और खासकर प्रैक्टिकल वाला हिस्सा नहीं देखेंगे तो कभी भी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। या आप उससे लिखवा लें कि जो प्रोग्रामिंग है वो चीज़ ही ऐसी है कि जब तक आप उसका प्रैक्टिकल देखेंगे नहीं या इवन खुद नहीं करेंगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। सो यहाँ तक हमने क्या कर लिया जी, 2 वैल्यूज ले ली और एक करैक्टर ले लिया। अब करैक्टर हमने स्विच के अंदर पास करना है, स्विच, और उसके अंदर हमने क्या पास करना है, वेरिएबल का नाम। अब हम लिखेंगे जी केस। अब केस जो है उसको आपने सिंगल कॉमे के अंदर लिखना है। ध्यान में रखिएगा कि केस जो होगा उसको सिंगल कामा, और ये सिंगल कामा कहां से आता है, JKL सेमी कॉलन के बाद जो अगला जो कैरेक्टर है ये सिंगल कामे का। अब हम कह रहे हैं कि अगर जो उसने ऊपर से वैल्यू भेजी है वो जमा है, ये सिंगल कामे के बाद आपने लगाना है कॉलन साइन। ये सेमी कॉलन लगाएंगे तो एरर आएगा, ये आपने ध्यान में रखना। प्रिंट एफ, और हम क्या करेंगे जी, a जमा b इज इक्वल टू %d। अब ये %d मैंने क्यों लगाया है, ज़ाहिर मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा, कैलकुलेटर का काम। अब ये %d वैल्यू कहां से लेगा, a जमा b से। ये आपको पता होगा कि हमने पिछले चैप्टर में ये देखा था कि ये जो %d होता है ये वेरिएबल से वैल्यू भी उठा सकता है और एक्सप्रेशन से भी वैल्यू उठा सकता है। मैंने उसको कहा है कि अगर जो केस ऊपर से जो ch आया वो जमा है, तो जो ऊपर a और b में आपने जो वैल्यू रखी है ये तो इसी तरह लिखा हुआ आएगा, a जमा b इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे ये %d पहले कामे के बाद देखेगा कि मैंने वैल्यू कहां से उठानी है, वो a की वैल्यू ऊपर से आ जाएगी, b की वैल्यू, और उनको जमा करके निकाल। अब केस का इख्तिताम हमें पता है किसके ऊपर होता है, ब्रेक के ऊपर। ठीक है जी, ब्रेक और ब्रेक के आगे सेमीकोलन होता है। यूं ये एक केस हो गया। अब हम लिखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में हम कहते हैं जी अगर उसने माइनस एंटर किया, अगर उसने माइनस एंटर किया है तो फिर आप क्या करो, प्रिंट एफ करो और डबल कोट्स के अंदर a नफी b डबल को इज इक्वल टू %d कामा और a नफी b। ठीक है जी, और उसके बाद ब्रेक। अब अगर यूजर जो गलत जो वैल्यू देता है तो फिर आप क्या करेंगे, डिफॉल्ट, यानी जो उसने करैक्टर एंटर किया है वो ना तो जमा है ना ही माइनस है, बल्कि उसने ज़रब और तकसीम दबा दिए, तो फिर क्या होगा, FAULT, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आपने लिखना है, रिजर्व वर्ड है, इसके आगे आपने उसी तरह कॉलन साइन डालना है, और इसमें आपने प्रिंट एफ में लिखना है कि प्लीज एंटर प्लस और माइनस ओनली, या कुछ और लाइन जिससे आप यूजर को समझा सकें कि आप सिर्फ जमा और नफी ही दबा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दबा सकते। और फिर इसकी ब्रेक, और स्विच की हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, ये बहुत जरूरी है। ये स्विच की ये वाली ब्रैकेट, और इधर से स्विच की ये वाली ब्रैकेट। अब आपने देखा कि इसका कंपैरिजन करना कितना ही आसान है। आपने वैल्यू ली और जस्ट आपने केस लिखते जाना है। अब मैं इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये प्लस और माइनस का कर भी रहा है या नहीं कर रहा।
कंट्रोल प्लस F9 दबाया मैंने, ये आउटपुट आ गई। पहली वैल्यू मैं उसको देता हूं जी 12, एंटर दबाया, कहता है जमा या नफी में से कोई एक दबाएं। तो मैं इस वक्त क्या दबा रहा हूं, जमा दबाने लगा। जो ही मैंने जमा दबाया, सॉरी एक मिनट, कंट्रोल प्लस F9, 12 प्लस दबाया। अब कहता है जी अगली वैल्यू दबाएं 12, एंटर दबाया, a जमा b इज इक्वल टू 24। ये मैंने जमा करके दिखाया कि पहली वैल्यू मैंने 12 ली, उसके बाद देखें जमा का जो निशान मैंने दबाया वो लिखा हुआ नजर भी आया, माइनस के आगे देखें जमा। अगर मैं गेट ch लिखता तो ये जमा का निशान यहाँ लिखा हुआ नजर नहीं आता। और गेट ch के जरिए जो ही मैंने प्लस का निशान दबाया, ये एंटर नहीं दबाना पड़ा, ऊपर 12 वैल्यू दे के मैंने एंटर दबाया तो फिर दूसरी लाइन आई। लेकिन यहाँ पे जो ही मैंने जमा का निशान दबाया ही है तो ऑटोमेटिकली ये नीचे वाली लाइन प्लीज एंटर द सेकंड वैल्यू खुद बहुत लिखी आ गई। ये गेट ch का फायदा होता है कि आपको वैल्यू देने के बाद, एक कैरेक्टर देने के बाद एंटर नहीं दबाना पड़ता। स्कैन ऐप में हो सकता है यूजर 2 दफा जमा जमा लिख दे, तो फिर वो क्या होगा, एरर आ जाएगा। अब चलते हैं माइनस की तरफ। हम इसी प्रोग्राम को माइनस के लिए चलाते हैं, 25। अब देखें एंटर दबा रहा हूं तो दूसरी वैल्यू आ रही है, लेकिन अब जो ही मैं नफी दबा रहा हूं, कोई साथ एंटर नहीं दबा रहा, अगली लाइन आ गई। इसमें से मैंने नफी करना है जी क्या, 12, एंटर दबाया तो जवाब 13, दोनों हो गए। यानी ये हमारा कैलकुलेटर जमा और नफी वाला बन गया। अब हम कोई और करेक्टर दबाते हैं, 14। अब मैं दबा रहा हूं जी मल्टीप्लाई, तो उसने क्या कहा, प्लीज एंटर ओनली प्लस आर माइनस वन। यानी उसने मल्टीप्लाई का करेक्टर ले तो लिया है, यहाँ कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का निशान स्टेरिक के जरिए इस्तेमाल होता है, तो उसने ले तो लिया है, लेकिन क्योंकि केस में ये मौजूद नहीं था तो उसने कंपैरिजन जो करके बताया कि भाई जी आपने वैल्यू ही गलत दी है तो वैल्यू सही दें। तो ये डिफॉल्ट जो है वो तब चलेगा जब आपका कोई भी केस जो है वो ट्रू नहीं हो सकेगा, तब जो है वो क्या होगा, डिफॉल्ट केस जो है वो रन करेगा। और अगर आप ये ब्रेक नहीं लगाते, ध्यान में रखिएगा, अगर आप ये ब्रेक नहीं लगाते तो ये नीचे वाले प्रिंट एफ भी जो चल जाएगा। ठीक है जी, ये प्लस वाला अभी आपके सामने मैं इस ब्रेक को जो खत्म कर रहा हूं और मैं जमा करके दिखाता हूं। ठीक है जी, अब मैंने प्लस की ब्रेक जो खत्म कर दी है, 2 प्लस 2, ये देखें a प्लस बी भी आ गया और a माइनस बी भी आ गया। हालांकि हमने उसको माइनस करने का तो कहा नहीं, लेकिन क्योंकि ये वाली ब्रेक नहीं लगी हुई थी इस वजह से उसने नीचे वाले को भी, तो हर केस के एंड में ब्रेक डालना जरूरी है। केस के आगे सिंगल कामों के अंदर आपने वैल्यू लिखनी है और ये सिंगल वैल्यू ही होगी। ठीक है जी, और ये यहाँ कॉलन साइन होगा, बाकी इन दो के साथ क्या होगा, सेमी कॉलन होगा। डिफॉल्ट के सामने भी डिफॉल्ट अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि अगर वो गलत वैल्यू देगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं गलती क्या करूं। जैसे अभी मैंने गलत मल्टीप्लाई के लिए कह दिया तो उसने कहा भाई जी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग के हवाले से, और बेशुमार प्रोग्राम्स के सोर्स कोड के अंदर आपको ये एडवांस लेवल पे इस्तेमाल होता हुआ भी नजर आता है। जब आप एडवांस लेवल के सोर्स कोड जो देखते हैं, सोर्स कोड कहते हैं ये जो आपके सामने मैंने टाइप किया दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है जी, तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो उसको जरूर जो पूछा करें, कि जब तक आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। और लेक्चर को पूरे का पूरा जो है वो सुने। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।